आज हम बात करेंगे क्रोमेटोग्राफी की। क्रोमेटोग्राफी की बात करने जा रहे हैं। सबसे पहली बात यह है कि पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या होती है। ठीक है ना, हमने क्रोमेटोग्राफी पढ़ी है, पेपर क्रोमेटोग्राफी हमने पढ़ी है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी हमने पढ़ी है, पेपर क्रोमेटोग्राफी भी पढ़ ली है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी भी पढ़ ली है। ठीक है ना, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी। कॉलम क्रोमेटोग्राफी पढ़ने जा रहे हैं आज हम। कॉलम क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, इसके अंदर हम पढ़ते क्या हैं। कॉलम क्रोमेटोग्राफी के अंदर ये भी वही टेक्निक होती है। इसमें भी हम क्या करते हैं, एक मिक्सचर होता है, उस मिक्सचर के कंपोनेंट्स को हम अलग करते हैं। कि इन दिस टेक्निक क्या होता है, कॉलम इज़ यूज्ड, कॉलम बस यूज़ करते हैं इसमें। ठीक है, पेपर क्रोमेटोग्राफी में हम फिल्टर पेपर इस्तेमाल करते हैं, और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में हम थिन लेयर को यूज़ करते हैं एज अ स्टेशनरी फेस। पेपर क्रोमेटोग्राफी में हम स्टेशनरी फेस क्या यूज़ करते हैं, सेलुलोज के अंदर जो सा पानी ट्रैप्ड होता है वो क्या होता है, एज अ स्टेशनरी फेज यूज़ हो रहा होता है इन पेपर क्रोमेटोग्राफी। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी एक थिन सी लेयर होती है ग्लास प्लेट के ऊपर बनी हुई, वाटर और सिलिका की थिन सी लेयर, तकरीबन 500 से लेकर 2000 माइक्रोमीटर तक। ठीक है ना, इतनी लेयर की मोटाई होती है, वो एज अ स्टेशनरी फेज यूज़ हो रही होती है। और कॉलम क्रोमेटोग्राफी में हम क्या करते हैं, इसमें हम इसको हम कॉलम यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है ना, कॉलम क्रोमेटोग्राफी की में क्या होता है, कॉलम यूज़ कर रहे होते हैं ये वाला, तेरे पैसे भी है गया। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम कॉलम यूज़ कर रहे होते हैं ये वाला। ये कॉलम है, ठीक है। ये 1 सेंटीमीटर तक इसकी चौड़ाई होती है कॉलम की, और कॉलम की लंबाई कितनी होती है, 10 सेंटीमीटर तक, यानी कि 1:10। ये क्या है, ये कॉलम की लंबाई और चौड़ाई है। ठीक है ना, चौड़ाई और लंबाई इतनी इतनी होती है। ठीक है ना, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें टेक्निक यूज्ड टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। इसमें हम क्या करते हैं, टेक्निक होती है ये जिसमें इस्तेमाल करते हैं टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। इसमें हम मिक्सचर के कंपोनेंट्स को इस्तेमाल करते हैं। इसमें मिक्सचर के कंपोनेंट्स यानी कि जितना भी मिक्सचर है, मिक्सचर के कंपोनेंट्स को हम अलग अलग करते हैं। यानी कि मिक्सचर जिन जिन कंपोनेंट्स से मिलकर बना है, उन सारे के सारे कंपोनेंट्स को हम अलग अलग करते हैं बाय किसका यूज़ करके, कॉलम का यूज़ करके। ठीक है ना, चूँकि यहाँ पर कॉलम का यूज़ हो रहा है इसलिए हम इसे कॉलम क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। ठीक है, समझ आ गई आपको। ये इसके प्रिंसिपल्स हैं। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी मैंने अभी आपको पढ़ाई है, एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी मैंने आपको पढ़ाई है, साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी भी मैंने आपको पढ़ाई है, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी भी हमने पढ़ी है, अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी भी हमने पढ़ी है। ठीक है ना, समझ आ गई है। ये कॉलम क्रोमेटोग्राफी की ये सारी की सारी इकसाम है, ये प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है ना, प्रिंसिपल्स हैं ये सारी की सारी। इसमें से कोई एक पढ़ लेते हैं। ठीक है ना, मैंने वैसे भी आपको सारी पढ़ाई है। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेज क्या यूज़ हो रहा होता है, लिक्विड। एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेज यूज़ हो रहा होता है, सॉलिड। साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, हम साइज़ की बेस पर, यानी कि साइज़ की बेस पर हम साइज़, ठीक है ना, साइज़ की बिना पर हम क्या करते हैं, हम मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलग अलग कर रहे होते हैं। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में हम क्या करते हैं, हम आयन एक्सचेंज करते हैं। ठीक है ना, आयन एक्सचेंज करते हैं आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में। ठीक है ना, और अफिनिटी क्रोमेटो इसमें बस हम अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी हम आपको डिस्कस करवा देते हैं, अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी क्या होती है। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है ना, कॉलम क्रोमेटोग्राफी पढ़ने जा रहे हैं। कॉलम क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं,
कॉलम का इस्तेमाल करते हैं। ये कॉलम है, ये स्पोर्ट्स है, इस स्पोर्ट्स के साथ ये डंडा लगा हुआ है और यहाँ पर करके ये कॉलम है, इसको हमने सपोर्ट दी हुई है, ठीक है ना। सपोर्ट दी हुई यहाँ पर नीचे करके हम क्या करते हैं, बीकर लगा देते हैं। ये बीकर लगा देते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले तो हम यहाँ पर फिल करते हैं इसको। सबसे पहले तो हम यहाँ पर स्टेशनरी फेज़ से फिल करते हैं इसको। स्टेशनरी फेज़ क्या होता है, फॉर एग्जांपल सैंड है ये सैंड से फिल कर दिया, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल ये स्टेशनरी फेज़ है। ये कौन सा फेज़ है, स्टेशनरी फेज़, ये स्टेशनरी फेज़ है, ठीक है ना। ये कौन सा फेज़ है, स्टेशनरी फेज़। फॉर एग्जांपल ये सैंड है। हम क्या करते हैं, हम पहले मिक्सचर डालते हैं कि जिसके कंपोनेंट्स को हमने अलग करना है। ये मिक्सचर है जिसके हमने कंपोनेंट्स को अलग करना है। फॉर एग्जांपल ये मिक्सचर जो सा है, ये ए, बी और सी 3 कंपोनेंट्स का बना हुआ है। हमने इस मिक्सचर को सबसे पहले यहाँ पर डाला। मिक्सचर को जैसे ही हम डालेंगे, ठीक है ना, मिक्सचर को डाल दिया। मिक्सचर के डालने के बाद, मिक्सचर को हमने डाल दिया है, ठीक है ना। मिक्सचर के डालने के बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर मोबाइल फेज़ के तौर पर जो सा सॉल्वेंट इस्तेमाल करना है वो डालेंगे। आप क्या डालेंगे, मोबाइल फेज़, मोबाइल फेज़ के तौर पर जो सा सॉल्वेंट इस्तेमाल करना है वो वाला सॉल्वेंट डालेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर डालते हैं हम CCl4, ठीक है ना। CCl4 डालेंगे। जैसे ही CCl4 नीचे की तरफ जाएगा ना, CCl4 नीचे की तरफ जाएगा, यहाँ पर क्या मिक्सचर भी हमने डाला हुआ है। मिक्सचर के तीनों कंपोनेंट्स ऐसे करके सेपरेट हो जाएंगे। इधर मिक्सचर के एक कंपोनेंट की लेयर बन जाएगी, इधर मिक्सचर के बी कंपोनेंट की लेयर बन जाएगी, इधर मिक्सचर के सी कंपोनेंट की लेयर बन जाएगी। और ये मोबाइल फेज़ जो सा होगा CCl4, ये ऐसे नीचे आएगा और नीचे हम स्टॉपर को खोलेंगे और यहाँ से हम इस मोबाइल फेज़ को यानी कि CCl4 को बाहर निकाल लेंगे। ये क्या आ गया, CCl4, जो कि मोबाइल फेज़ के तौर पर यूज़ हो रहा था, क्योंकि ये मूव कर रहा होता है। मोबाइल फेज़ का क्या मतलब है, क्योंकि ये कॉलम के अंदर मूव कर रहा होता है, जबकि ये जो सी सैंड होती है इसको हम स्टेशनरी फेज़ क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कॉलम के अंदर मूव नहीं कर रही होती, अपनी जगह ठहरी रहती है। CCl4 क्या करता है, हम ऊपर से डालते हैं CCl4 को, और CCl4 क्या करता है, इस रेत से पास थ्रू होने के बाद इस बीकर के अंदर चला जाता है। ये बीकर पूरा के पूरा फिल हो जाता है CCl4 से, ठीक है ना। समझ आ गई आपको, ठीक है। और सैंड चूँकि स्टेशनरी ही रहती है,
सैंड चूंकि इस कॉलम के अंदर स्टेशनरी ही रहती है, अपनी जगह फिक्स ही रहती है, इसलिए स्टेशनरी फेज। हमेशा याद रखना स्टेशनरी फेज अगर पोलर है तो मोबाइल फेज नॉन पोलर होना चाहिए, अगर स्टेशनरी फेज नॉन पोलर है तो मोबाइल फेज पोलर होना चाहिए। इन दोनों की पोलैरिटी में डिफरेंस होना चाहिए ताकि जो उनसे मिक्सचर के कंपोनेंट्स हैं वो अलग हो सकें। ये मिक्सचर के कंपोनेंट्स कैसे अलग हुए हैं? फॉर एग्जांपल ये ए कंपोनेंट है, ये बी कंपोनेंट है और ये सी कंपोनेंट है। ए कंपोनेंट क्यों नीचे आया है? क्योंकि इसकी अट्रैक्शन जो सी थी इस मोबाइल फेज़ वाले सॉल्वेंट से ज़्यादा थी, क्योंकि नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसलिए क्या किया इसने मिक्सचर जो कि ऊपर तैर रहा था, ऐसे फ्लोट हो रहा था, ठीक है ना, उसने क्या किया, उसने मिक्सचर में से ए कंपोनेंट को अपने अंदर अट्रैक्ट किया और अट्रैक्ट करने के बाद उसको नीचे ले गया, अपने साथ ही नीचे ले गया, ठीक है ना। और सी कंपोनेंट क्यों ऊपर रह गया? क्योंकि इसकी अट्रैक्शन इसके स्टेशनरी फेज़ यानी कि SiO2 के साथ ज़्यादा थी, इसलिए ये मोबाइल फेज़ वाले सॉल्वेंट के साथ इतनी अट्रैक्शन नहीं रखता था, इसलिए ये ऊपर ही रह गया है। और जो सा ए कंपोनेंट था ये इसलिए नीचे आया है क्योंकि इसकी अट्रैक्शन CCl मोबाइल फेज़ के साथ ज़्यादा थी। सी कंपोनेंट नीचे क्यों नहीं आया? क्योंकि इसकी अट्रैक्शन स्टेशनरी फेज़ से ज़्यादा थी, इसलिए ये ऊपर ही रह गया। इस तरह से हमने मिक्सचर के कंपोनेंट्स को उनकी अपनी अपनी अट्रैक्शन के बिना पर कि जिस कंपोनेंट की अट्रैक्शन मोबाइल फेज़ वाले सॉल्वेंट से ज़्यादा होगी, चूँकि मोबाइल फेज़ वाला सॉल्वेंट जो सा होगा वो नीचे आ रहा है, इसलिए वो मिक्सचर का वो कंपोनेंट जिसकी अट्रैक्शन इस मोबाइल फेज़ वाले सॉल्वेंट से ज़्यादा होगी, ठीक है ना, वो उस कंपोनेंट को भी नीचे ले जाएगा और वो नीचे की तरफ रह जाएगा। और जिस कंपोनेंट की अट्रैक्शन मोबाइल फेज़ से ज़्यादा नहीं होगी वो नीचे की तरफ नहीं जाएगा, वो ऊपर ही रहेगा, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि इसकी अट्रैक्शन स्टेशनरी फेज़ से ज़्यादा है, इसलिए ये ऊपर ही रह गया, ठीक है ना। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ए कंपोनेंट जो सा है मिक्सचर का, इसमें नॉन पोलर खसूसियत ज़्यादा थी, इसलिए ये नॉन पोलर सॉल्वेंट के साथ नीचे आ गया है। और सी कंपोनेंट चूँकि पोलर था इसलिए ये स्टेशनरी फेज़ के साथ ऊपर ही रह गया, इसमें पोलर खसूसियत ज़्यादा थी, इसमें नॉन पोलर खसूसियत ज़्यादा थी, ठीक है ना। इस तरीके से हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी को अंजाम देते हैं, इस तरीके से हम बताते हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी को, ठीक है ना। समझ आ गई है? अब हम यहाँ पर अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी की बात करने जा रहे हैं, इसकी भी बात कर लेते हैं। एक और क्रोमेटोग्राफी है, ये भी है कॉलम क्रोमेटोग्राफी ही जैसी, ये भी ऐसे ही होता है, इसमें भी कॉलम ही यूज़ हो रहा होता है। इसकी हम बात करने जा रहे हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी की। कॉलम क्रोमेटोग्राफी की क्या बात करने जा रहे हैं, इसमें हम क्या करते हैं, कॉलम क्रोमेटोग्राफी की बात करने जा रहा हूँ। अब मैं ये सारा का सारा मिटा देता हूँ, ठीक है ना। कॉलम क्रोमेटोग्राफी की बात करने जा रहा हूँ। ये कॉलम क्रोमेटोग्राफी की बात करने जा रहा हूँ इधर, और अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी की, ठीक है ना। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस कॉलम को सपोर्ट देंगे, अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी की बुनियाद क्या है? अफिनिटी अट्रैक्शन की बुनियाद है। इसकी बुनियाद किस पर है? अट्रैक्शन के ऊपर है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम ये मैट्रिक्स करते हैं ऐसे करके, फॉर एग्जांपल ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स के ऊपर क्या लगा हुआ है, एंटीजीन लगा हुआ है,
ये एंटीजीन लगा हुआ है, ठीक है ना। ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के ऊपर क्या लगा हुआ है, एंटीजीन लगा हुआ है, ठीक है ना। हमने प्लाज्मा टेक्निक का पता चलाना है, यानी कि प्लाज्मा टेक्निक में क्या होता है कि एक इंसान के ब्लड, एक इंसान है उसको कोरोना वायरस हुआ था, वो कोरोना वायरस से बेहतर महसूस कर रहा है, यानी कोरोना वायरस की बीमारी से निकल चुका है, उसके खून के अंदर ऐसी एंटीबॉडीज़ बन चुकी हैं जो उसे कोरोना वायरस से प्रोटेक्ट कर रही हैं। हम क्या करेंगे, हम उस सही हो चुके होने वाले, वो जो उनसे सही हो चुका है इंसान, उसके खून को हम यहाँ पर लेंगे, ठीक है, उसके खून के अंदर, ठीक है ना, ये दर्जल चीज़ें होंगी ऐसे वाली, ठीक है ना, ये ऐसी वाली चीज़ें होंगी, ठीक है ना। और यहाँ पर ऐसी वाली चीज़ें होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो उनसे हैं, ये सारे के सारे ये और ये और ये, फॉर एग्ज़ाम्पल ये रेड ब्लड सेल्स हैं, ये वाइट ब्लड सेल्स हैं, ये प्लेटलेट्स हैं, ये साल्ट्स हैं, ठीक है ना, ये साल्ट्स हैं। और ये क्या है, ये वो एंटीबॉडी है कि जो हमें चाहिए, कि जिसको हमने खून में से अलहदा करना है, वो एंटीबॉडी के जिसकी हमें ज़रूरत है, कि ये सही हो चुके इंसान की एंटीबॉडी है जो जिसने उस बीमार हो चुके, जिसने यानी कि जौन सा बंदा बीमार हुआ है ना, उसके अंदर कोरोना वायरस से बीमार होने वाले शख्स के अंदर हम क्या करेंगे, सही होने वाले इंसान की एंटीबॉडीज़ को ट्रांसफ़र कर देंगे। जैसे हम उसके खून में ट्रांसफ़र करेंगे तो ये एंटीबॉडीज़ क्या करेंगी, वो बीमार शख्स को भी ठीक कर देंगी कोरोना वायरस से, ठीक है ना। इसलिए हम क्या करेंगे, ये एंटीबॉडी हमें चाहिए। हम क्या करेंगे, हम इस मिक्सचर को, यहाँ पर हमने स्टेशनरी फेज़ ले लिया, ये स्टेशनरी फेज़ ले लिया है, और ये रुई है, इधर रुई लाजमी लगानी है इधर, ठीक है ना। ये कॉटन है, कॉटन प्लग, ठीक है ना, कॉटन प्लग लाजमी लगाना है, इसके बगैर काम नहीं है। फिर उसके बाद हम इस मिक्सचर को जैसे ही डालेंगे ना इसके अंदर, तो इसके अंदर से ये जो सी एंटीबॉडीज़ हैं, एंटीबॉडीज़ जो सी होंगी, ये इसके साथ चिपकना शुरू हो जाएंगी। ये एंटीबॉडीज़ ऐसे चिपकना शुरू हो जाएंगी इसके साथ, ठीक है ना, ऐसे करके। ये एंटीबॉडीज़ क्या करेंगी, ये इसके साथ चिपकना शुरू हो जाएंगी, एंटीबॉडीज़ हैं। ये क्या है, ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये देखें, आपको नहीं नज़र आ रहा होगा तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स के अंदर एंटीजीन लगी हुई है, और एंटीजीन के अंदर ठीक है ना, ये क्या है, ये मैट्रिक्स है, ये क्या है, ये एंटीजीन है, और ये क्या है, ये एंटीबॉडी जो हमें चाहिए, ठीक है ना। जैसे ही हम ये मिक्सचर डालेंगे ना, तो एंटीजीन और एंटीबॉडी आपस में अट्रैक्शन रखने की वजह से क्या होगा, ये जो सा होगा, ये एंटीबॉडी क्या करेगी, इस एंटीजीन के साथ चिपक जाएगी, ठीक है ना। और बाकी सारी की सारी जो से रेड ब्लड सेल्स, ये सारी की सारी जो सी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, इम्प्योरिटी जो सी है जो हमें नहीं चाहिए, वो सारी की सारी यहाँ पर आ जाएंगी, ठीक है ना।
जैसे ये आ जाएंगी तो हम एक बीकर लेंगे, उस बीकर के अंदर हम इस स्टॉपर को खोलेंगे। स्टॉपर को खोलने के बाद ये सारा का सारा सॉल्यूशन कि जिसके अंदर ये एंटीबॉडी आ गई है, ये सारी की सारी चीज़ें जो सी हैं, ये सारी की सारी इम्प्योरिटी जो सी है वो इसके अंदर आ जाएगी। स्टेशनरी फेज भी साथ आ जाएगा, ठीक है ना। अब हम इस बीकर को उठाकर यहाँ पर रख देंगे। ठीक है ना। और अब हम एंटीबॉडी अब हम फिर से यहाँ पर स्टेशनरी फेज भरेंगे। यहाँ पर फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ से फिर से हम स्टेशनरी फेज डालेंगे। स्टेशनरी फेज डालने के बाद यहाँ पर बफर सोल्यूशन डालेंगे, ये सारा डाल देंगे बफर सोल्यूशन। ये नीचे भी बफर सोल्यूशन है, ठीक है। सारा का सारा हमने बफर सोल्यूशन डाल दिया है, ठीक है ना। स्टेशनरी फेज कौन सा था, ये आ गया। इसके इस बीकर के अंदर क्या है, इसके अंदर स्टेशनरी फेज है और प्लस वो इम्प्योरिटी है जो हमें नहीं चाहिए। और इस बीकर के अंदर हमने एंटीबॉडीज़ लेकर आनी है। हम क्या करेंगे, बफर सोल्यूशन डालेंगे। बफर सोल्यूशन क्या होता है, ये बफर सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन होता है जिसकी पीएच बरकरार रहती है। बफर सोल्यूशन क्या होता है, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के, बफर सोल्यूशन जो सा होता है ना, इसकी पीएच क्या होती है, इसकी पीएच जल्दी से चेंज नहीं होती, नॉट चेंज क्विकली। इसकी पीएच जल्दी से चेंज नहीं होती, ठीक है ना। समझ आ गई। हमेशा याद रखना कि जो उनसी वीक अट्रैक्शन होती है वो डिपेंडेंट होती है पीएच के ऊपर। ये भी बात याद रखना कि जो उनसी वीक अट्रैक्शन होती है वो डिपेंडेंट किसके ऊपर होती है, वीक अट्रैक्शन जो उनसी होती है वो डिपेंडेंट होती है पीएच के ऊपर, डिपेंड करती है पीएच के ऊपर। यानी कि इन दोनों की, यानी कि एंटीजन और एंटीबॉडी, इन दोनों की अट्रैक्शन, वीक अट्रैक्शन, इन दोनों की अट्रैक्शन अगर वीक होगी, उस वीक अट्रैक्शन की वजह क्या होगी, पीएच होगी। हम क्या करेंगे, हम बफर सॉल्यूशन की पीएच को चेंज करेंगे। उस पॉइंट से चेंज करेंगे कि जिस पॉइंट पर इसकी अट्रैक्शन क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। इन दोनों के दरमियान अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। उस पॉइंट से हम कम या ज़्यादा करेंगे। जैसे ही वीक अट्रैक्शन होगी तो ये जो उनकी एंटीबॉडीज़ होंगी ये नीचे जमा होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। समझ आ गई। ये नीचे स्टेशनरी फेज भी है, उसके अंदर आ जाएगी, बफर सॉल्यूशन है, सॉरी, ठीक है ना। समझ आ गई आपको। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब हम इधर जैसे ही हम इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ डालेंगे जो जिससे इसकी पीएच चेंज हो जाए, इसकी पीएच कोई ऐसी चीज़ डाली जिससे इसकी पीएच कम होगी या फिर ज़्यादा हो जाएगी, इन दोनों में से कोई एक चीज़ करनी है। या तो इसकी पीएच कम कर दो या इससे इसकी पीएच ज़्यादा कर दो। उस पॉइंट से कम या ज़्यादा करनी है कि जहाँ पर एंटीबॉडी और एंटीजन की अट्रैक्शन वीक हो जाए, ठीक है ना। जैसे ही इन दोनों के दरम्यान वीक अट्रैक्शन हो जाएगी तो ये एंटीबॉडीज़ क्या कर जाएंगी, ये नीचे अलग होना शुरू हो जाएंगी, ये नीचे इकट्ठी होना शुरू हो जाएंगी। हमने इसके अंदर एक चीज़ डाली, थिंग डाली, एक ऐसी चीज़ डाली जिसने बफर सॉल्यूशन की पीएच को चेंज कर दिया। उस पॉइंट से चेंज कर दिया कि जिस पॉइंट पर एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही थी, ठीक है ना। जैसे ही पीएच चेंज हुई
उस पॉइंट से कि जिस पॉइंट पर एंटीजन और एंटीबॉडी के दरमियान अट्रैक्शन थी, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन थी। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन से वो बन गई वीक अट्रैक्शन। जैसे वीक अट्रैक्शन बन गई तो अब ये एंटीबॉडी क्या करेगी, ठीक है ना, ये एंटीबॉडी यहाँ से उतरेगी और नीचे इकट्ठी होना शुरू हो जाएगी ऐसे। ठीक है ना, और फिर उसके बाद इसको हम यहाँ से स्टॉपर खोलेंगे। स्टॉपर खोलने के बाद नीचे हम इस एंटीबॉडीज़ को बाहर निकाल लेंगे। ये एंटीबॉडीज़ हमने बाहर निकाल ली और साथ में बफर सॉल्यूशन भी आ गया कि जिसकी पीएच चेंज हो चुकी है। पहले इसकी पीएच थी फॉर एग्जांपल कोई 5 थी, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल 5 पीएच पर एंटीबॉडी और एंटीजन के दरमियान अट्रैक्शन थी, जिसमें इन दोनों की अट्रैक्शन किस पर थी, एंटीजन और एंटीबॉडी की अट्रैक्शन 5 पर थी। यानी कि एंटीजन और एंटीबॉडी इन दोनों की अट्रैक्शन क्या थी, 5 पर थी, ज़्यादा थी। जैसे ही हमने चीज़ डाली, थिंग डाली, तो इसकी पीएच, बफर सॉल्यूशन की पीएच चेंज होकर किस में चलेगी, पीएच फॉर एग्जांपल 8 होगी पीएच। तो अब क्या होगा, अब एंटीजन और एंटीबॉडी की अट्रैक्शन 5, बफर सॉल्यूशन की पीएच जब 5 थी ना, तब इन दोनों की अट्रैक्शन क्या थी, स्ट्रॉन्ग। जैसी 8 होगी ना पीएच, बढ़ गई पीएच, तो अब इन दोनों की अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। जैसे ही वीक हो जाएगी तो अब हमें पता चल जाएगा कि वीक अट्रैक्शन जो उनसी होती है वो डिपेंड कर रही होती है पीएच के ऊपर, कि जैसे ही हमने पीएच को ज़्यादा किया तो तब भी वीक होगी इन दोनों की अट्रैक्शन। तो ये एंटीबॉडी क्या आ जाएंगी, नीचे आ जाएंगी, उतर कर यहाँ से नीचे आ जाएंगी, एंटीजन से उतर कर नीचे आ जाएंगी और हम यहाँ से स्टॉपर को खोलेंगे और यहाँ से एंटीबॉडीज़ सारी की सारी बाहर निकाल लेंगे, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल हम पीएच ज़्यादा नहीं करते, हम पीएच कम कर देते हैं। पीएच यहाँ पर 5 थी, हम फॉर एग्जांपल एक ऐसी चीज़ डालते हैं कि जिससे बफर सॉल्यूशन की पीएच 3 हो जाती है। तो अब भी इन दोनों की अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। जैसे ही इन दोनों की अट्रैक्शन वीक हो जाएगी तो अब क्या होगा, अब ये सारी की सारी एंटीबॉडीज़ क्या हो जाएंगी, एंटीजन से उतरेंगी और सारी की सारी एंटीबॉडीज़ यहाँ पर नीचे इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगी और स्टॉपर को खोलेंगे और स्टॉपर को खोलने के बाद यहाँ पर हम बफर सॉल्यूशन प्लस एंटीबॉडीज़ जो हमें चाहिए थी वो अलग होगी। अब हम इस एंटीबॉडीज़ का इस्तेमाल करेंगे और उस बीमार होने वाले शख्स के अंदर डाल देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे, जिससे वो बीमार होने वाला शख्स के अंदर भी वो वाली एंटीबॉडीज़ आ जाएंगी कि जो उसको कोरोना वायरस से प्रोटेक्ट करेंगी, जिससे वो ठीक होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। इसे हम कहते हैं प्लाज्मा टेक्निक, ठीक है ना। ये भी कॉलम क्रोमेटोग्राफी की किस्म थी, इसमें भी हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी का ही यूज़ कर रहे थे, ठीक है ना। समझ आ गई। अगर आपको इस वीडियो की थोड़ी सी भी समझ आ गई हो, ज़रा सी भी समझ आ गई हो, इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना, ठीक है ना। समझ आ गई आपको। कॉलम क्रोमेटोग्राफी भी मैंने आपको समझा दिया था। फिर उसके बाद मैंने कॉलम क्रोमेटोग्राफी की 5 किस्म मैंने आपको बताई थी, इसमें से मैंने एक किस्म आपको फिर दोबारा पढ़ा दिया, अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा से भी समझ आ गई, इस वीडियो कर दो लाइक और सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वाचिंग मी। बाकी की मैंने आपको एग्जाम पढ़ाई हुई है, पार्टीशन भी पढ़ाई हुई है, एडजॉर्प्शन भी मैंने आपको पढ़ाई है, साइज एक्सप्लेन भी मैंने आपको पढ़ाई, आयन एक्सचेंज भी पढ़ाई हुई है, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग मी।